गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, सीएनटी एक्ट का पार्ट 1। आज हम सीएनटी एक्ट के पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। तो आज हम इसमें क्या देखेंगे, आज हम महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे, ठीक है। हमने पृष्ठभूमि को देख लिया, परिभाषा देख ली और जो महत्वपूर्ण अध्याय थे सीएनटी एक्ट के उन सभी को देख लिया, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण धाराएं। और महत्वपूर्ण धाराएं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेपीएससी में, ठीक है। आप जेपीएससी का कोई भी 2016 या फिर 2021 वाला कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उससे में आप देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो धारा से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। डायरेक्ट धारा पूछता है कि किस धारा में ये है, किस धारा में वो है, ठीक है। तो हम ये सब आज धारा है, जो इंपॉर्टेंट धारा है, महत्वपूर्ण धारा है, उस सबका अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी टेबल को आप सब्सक्राइब करिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि जेपीएससी की तैयारी हम 2 से ढाई महीने में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है तो आप हमारा नोट्स भी ले सकते हैं। ये इस नंबर पर आप एसएमएस या कॉल कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत आसान शब्दों में अपना नोट्स तैयार किया है और बहुत शॉर्ट है, ठीक है। मैं बता दूं कि ये जो अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा मतलब पूरी धाराएं दी रहती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने अपनी नोट्स में उन्हीं चीज़ों को लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास समय कम है या फिर जॉब करते हैं, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने जाइएगा 2 से ढाई महीना लग जाएंगे, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आप आराम से नोट्स बना लेंगे, ठीक है, पीटी भी निकालेंगे। मेंस के लिए आपके पास समय कम बचेगा, इसलिए आप जो अभी नोट्स बनाने में समय निकालेंगे, ठीक है, उसको आप मेंस के लिए समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि जेपीएससी में समय का बहुत महत्व है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीएनटी एक्ट, ठीक है। कल हमने पृष्ठभूमि को देख लिया था, ठीक है। कल हमने पृष्ठभूमि पढ़ा था, क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे कैसे बना, ठीक है। फिर हमने सीएनटी एक्ट को देख लिया। चलिए हम आज फिर देख लेते हैं सीएनटी एक्ट के बारे में। सीएनटी एक्ट क्या है, तो सीएनटी एक्ट 1908 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, चलिए ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू। चलिए, और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, तो आदिवासियों की भूमि के संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये कब लागू किया गया था, तो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। कब बनकर तैयार हुआ था ये, तो 1903 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और किसे मतलब किस आदमी ने इन्हें तैयार किया था, किस अधिकारी ने तैयार किया था, तो एच हॉफमैन थे, ठीक है। जो एच हॉफमैन थे उन्होंने तैयार किया था इनको, ठीक है। और तैयार करने में कितने खर्च आए थे, तो 16 लाख खर्च आए थे। और सर्वप्रथम इन्हें कहाँ प्रकाशित किया गया सीएनटी एक्ट को, तो कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया, ठीक है। और जो सीएनटी एक्ट है किस जिला में लागू है, तो 18 जिला में लागू है। किन जिला में लागू नहीं है, तो संथाल परगना के जो 6 जिले हैं वहाँ लागू नहीं है सीएनटी एक्ट, ठीक है। सीएनटी एक्ट में 2 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। तो आपको ये जो चारों पॉइंट है उनको पूरा याद करना पड़ेगा। वो कब लागू हुआ है ये याद करना पड़ेगा, और उस समय कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। चलिए, ये सब हमने कल पढ़ लिया था विस्तृत तरीके से, आज हम इसका रिवीजन भी देख लिए, ठीक है। और मालूम आपको ये जो आता है ना कि कब लागू किया गया था, ये 2000 शायद 2013 के जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, मगर अब धारा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप जेएसएससी या फिर पुलिस, झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही सही है, क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीएनटी एक्ट में, ठीक है। कब लागू हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था, कितना पैसा लगा था, कौन बनाया था, ठीक है, कितने जिले में लागू है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी धाराएं हैं, कितना अध्याय है, यही सब पूछेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछेगा, अगर ज़्यादा पूछना होगा तो सीएनटी एक्ट में संशोधन कितने हुए, 26 संशोधन हुआ। पहला संशोधन 1920 में हुआ, लेटेस्ट कब हुआ, तो 2016 में हुआ। यही सब जो जेएसएससी झारखंड पुलिस वाले एग्जाम है ना, वो इसमें यही सब पूछेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा हार्ड करना होगा तभी वो धाराएँ को पूछेंगे, लेकिन जेपीएससी में धारा जरूर पूछेंगे, जेपीएससी में धारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अध्याय को भी देख लिया था, ठीक है। अध्याय 1 में क्या था भाई, तो अध्याय 1 में हम देखे थे परिभाषा था, ठीक है। 2 में काश्तकार का वर्ग था, ठीक है। 3 में भूधारक था, 4 में क्या था, अधिभोगी रैयत था, ठीक है। 5 में खुदकटीदार रैयत, 6 में अनाधिभोगी रैयत, और 8 में जोतो और भूद्वितीयों का पट्टा था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ही है, देख लीजिए। 12वें अध्याय में लगान है, ठीक है। ऐसे वैसे तो मैं देखा हूँ अध्याय से क्वेश्चन नहीं पूछते, मगर आप कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। जो मैं गोला गोला किया हूँ, ठीक, उसको आप याद कर लीजिएगा, जो गोला गोला है, ठीक है, क्योंकि उससे शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, अध्याय से, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जहाँ तक मैंने जाना है और मैंने अध्ययन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम पार्ट 2 के, इतना तो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्या है ना। पहले हम कुछ परिभाषाओं को जान लेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे ना, तो नीचे हमें पूरा जो शब्दावली है पूरी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब आराम से करेंगे, ठीक है। उसको हम जल्दी जल्दी कर दिए थे, क्योंकि उस आगे वाली जो चीज़ें थी ना उनको हमने कल पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो वो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। चलिए देखिए, अधिभोगी रैयत या फिर बंदोबस्त रैयत किसे कहते हैं, तो अधिभोगी रैयत और बंदोबस्त रैयत उन्हें कहते हैं जो 1897 के बंगाल रेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत
जब पारित हुआ था उसमें, जिस समय वो 1897 में पारित हुआ था, उसके 12 साल बाद या 12 साल पहले, ठीक है, अगर कोई काश्तकार किसी खेती पे खेती कर रहा है, ठीक है, तो उसको बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, उसी को अधिभोगी रैयत कहते हैं, ठीक है। ये हमने शायद ऊपर पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। और चलिए अब सेकंड क्या है, सेकंड है भूगतबंद रैयत। भूगतबंद रैयत क्या होता है भाई? तो भूगतबंद रैयत वो रैयत होते हैं जो अपना जो भूमि है वो किसी को गिरवी रख देते हैं। आप गिरवी समझते हैं ना, किसी मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपना ज़मीन है ना आपको गिरवी रख दूंगा, तो समझिए कि मैं भूगतबंद हूँ और मैं तब तक उस खेत में अपना काम नहीं कर सकता जब तक मैं आपको पूरा पैसा ना चुका दूँ। तो वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है। भूगतबंद रैयत कौन रहते हैं? रैयत है तो ऐसे रैयत जो उधार या कर्ज लिया हो, ठीक है, किसी साहूकार से या जमींदार से कर्ज ले लिया हो और अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया हो या बंधीका रख दिया हो, तो जब तक वो कर्ज नहीं लौटाएगा तब तक वो उस ज़मीन पर कुछ नहीं कर सकता, नहीं खेती कर सकता है, नहीं कुछ उसका उपभोग कर सकता है, ठीक है। चलिए आपको भूगतबंद रैयत समझ में आ गया होगा। और ये शायद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं ना क्या अधिभोगी रैयत में? चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। अधिभोगी रैयत क्या होता है कि 1897 में बंगाल रेंट सेटलमेंट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई काश्तकार 12 वर्ष तक किसी खेत की में खेती कर रहा है तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है, ठीक है, और उन्हीं को हम अधिभोगी रैयत कहते हैं। और 12 वर्ष तक अगर वो खेती किया गया है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता उस ज़मीन से। अब समझ गए आप अधिभोगी रैयत किसे कहते हैं? चलिए तो थर्ड क्या था? थर्ड था कोरकड़, ठीक है। कोरकड़, कोरकड़ का मतलब यह होता है कि वह खेत, ठीक है, वह खेत जिसे धान के लिए कोड़कर बनाया गया हो उसे कोड़कर खेत कहेंगे, ठीक है। जैसे टाँड़, हमारे यहाँ टाँड़ होता है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ऊंचे क्षेत्र पे होता है, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, तो उन्हीं सबको साफ उफ करके ना अगर उस टाँड़ पे अगर हम खेती करते हैं, मतलब खेती के लिए लायक ज़मीन बनाते हैं, मतलब कोड़ कोड़ के अगर धान के लिए ज़मीन बनाएंगे तो उसी को हम कोड़कर भूमि कहेंगे, ठीक है। अब ये कोड़कर भूमि को हम आगे पढ़ेंगे धाराओं में, ठीक है। और ये कोड़कर भूमि में अगर आप कोड़कर भूमि बनाते हैं तो आपको 4 साल तक कोई भी लगान नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और आप उपायुक्त के परमिशन से ही कोड़कर भूमि का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इतना हम आगे पढ़ेंगे, तो जब धारा पढ़ेंगे धारा में इसे विस्तृत तरीके से, अभी आप शब्दावली के ऊपर ध्यान दीजिए कि कोड़कर किसे कहते हैं। चलिए भूस्वामी क्या होता है? भूस्वामी आपको मालूम ही होगा, ठीक है। भूस्वामी मतलब भू का स्वामी, मतलब ज़मींदार, आप समझ सकते हैं ज़मींदार, जिसके अधीन रैयत काश्तकार भूमि प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं हूँ ज़मींदार, ठीक है, और मेरे पास कोई आया बोला कि इतना ज़मीन दे दीजिए, मैं आपको इस पे लगान दूंगा जितना भी खेती करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, ये ज़मींदार किसी को बटाई बटाई पे दे दिया कि आप ले जाओ, हमको इतना पैसा दे देना, हमको ये दे देना, तो उसी को भूस्वामी कहते हैं। क्या कि जिसके अधीन रैयत या काश्तकार भूमि प्राप्त करता है और उसे लगान चुकाता है, ठीक है। लगान के बदले वो अनाज भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताया ही था, क्या बटाईदार हो गया, समझिए कि वो बटाईदार को दे दिया अपना ज़मीन। बटाईदार क्या हुआ, उस पर खेती करेगा, जो भी उसको उपज होगा या कुछ भी होगा उसका वो कुछ लगान के रूप में उसको देगा या फिर पैसा भी दे देगा, ठीक है। चलिए ये शब्दावली पूरी कंप्लीट हुई। अब देखिए ये क्या है अस्थावर शर्तें। अस्थावर शर्तें क्या होता है? अस्थावर शर्तें मैं बताता हूँ। जैसे लगान हो गया, ठीक है, लगान तो जैसे इस भूमि पे मैंने लगान किया, ठीक है, लगान हो गया, लगान 9,000 रुपये है, ठीक है, और मैंने कहा कि 9,000 रुपये प्लस तू 15 किलो चावल भी देगा, ठीक है। तो जो 15 किलो जो चावल हो गया ना, वही जो हो गया उसी शर्त को हम क्या बोलेंगे? शर्तावर शर्त, मतलब अस्थावर शर्त, ठीक है। आप याद रखिएगा, मतलब लगान के अतिरिक्त जो शर्त होंगे उसको अस्थावर शर्त बोला जाएगा, ठीक है। आपको इतना याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैयत। रैयत क्या है, ठीक है। रैयत क्या कौन है? रैयत वो व्यक्ति है जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि लिया हो। अब किससे भूमि लिया हो? किससे भूमि लिया हो? तो वो भूस्वामी से भूमि लिया हो, जमींदार से भूमि लिया हो, उसी को रैयत कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं हूँ एक रैयत, चलिए मैं मान लेता हूँ मैं हूँ एक रैयत, ये मैं छोटका हूँ और ये मैं रैयत हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए ये ज़मीन है और इसका मालिक कौन है? ये साहूकार है। मैं साहूकार के पास गया, बोला कि इतना ज़मीन दे दीजिए मेरे को 3-4-5 एकड़, ठीक है, मैं आपको पैसा दे दूँगा, ठीक है, लगान दे दूँगा आपको 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लगान दे दूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं उससे ज़मीन तो ले लिया, ठीक है। अगर मैं उससे ज़मीन लिया तो मैं क्या बन गया? मैं रैयत बन गया। अब मैं क्या किया, इस ज़मीन पे खेती करने लगा या फिर खेती करवाने लगा किसी से, ठीक है। अब आप समझ गए, हाँ, खेती करवाने लगा तो वही जो खेती करवाता है या फिर भूमि को लेता है उसी को हम रैयत कहते हैं, ठीक है। अब समझ गए। अब चलिए दर रैयत। दर रैयत क्या है? दर रैयत वो है जो लगान चुकाता है, ठीक है। अब समझिए जो रैयत है ना, अगर रैयत लगान चुकाएगा तो उसको दर रैयत कहेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि ऐसा काश्तकार जो रैयत के अधीन हो, मतलब ये जो रैयत है ना उसके अधीन वो एक काश्तकार हो गया। जैसे कि फिर से मैं समझा देता हूँ,
ये हो गया मेरा ज़मीन, ये हो गया साहूकार की ज़मीन है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इसको लगान पे ले लिया और मैंने इसको किसी और को दे दिया। मैं इसलिए ले लिया कि मैं आपको 5,000 रुपये पूरे साल का दूंगा, ठीक है। फिर मैं इस ज़मीन को क्या किया ना, एक छोटे छोटे हिस्से करके बांट दिया, कुछ जैसे कि छोटे छोटे काल को, कि आधा काठा पे तुम खेती करो, आधा काठा पे आप करो, आधा एकड़ पे आप करो, आधा एकड़ पे आप करो, और मुझे लगान देना, ठीक है, लगान देना। और इन लोगों से मैं कितना लगान लिया, 6 से 7 हज़ार रुपये हमने लगान लिया सबको मिला के, और मेरे को देना कितना है, 5,000 रुपये ऊपर देना है। तो 1,000 रुपये का मेरा नाफा होगा कि नहीं। तो उन्हीं को दर रैयत कहते हैं, कि जो ज़मीन मतलब जो रैयत से, ठीक है, रैयत के अधीन कार्य करते हैं और रैयत को लगान चुकाते हैं, ठीक है, लगान पे लगान हो गया इसमें। तो चलिए अब डिग्री आप समझिए, डिग्री क्या होता है। डिग्री एक शब्दावली है जिसे हम सिविल न्यायालय का आदेश कहते हैं, ठीक है। जैसे डिग्री पारित हो गया तो सिविल न्यायालय एक आदेश दे दिया गया कि इस जमीन पर कोई खेती नहीं करेगा, ठीक है, तो वही डिग्री है, ठीक है। और कृषि वर्ष कब का होता है, तो कृषि वर्ष देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होता है, ठीक है, इसके आप याद रखिएगा, ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। और अस्थायी भूधृति, ठीक है, अस्थायी भूधृति वो कहलाता है जो अस्थायी भूधारक हो, जो वंशों वंश से चला आ रहा है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने किसी का खेत लिया है, ठीक है, मेरा बेटा भी उसी में खेती कर रहा है, फिर मेरे बेटे का भी बेटा उसी में खेती कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी भूधृति, ठीक है, आप याद रहेगा, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट धाराओं को देखेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये तो शब्दावली है, शब्दावली से भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2, मगर अभी तक पूछे नहीं गए हैं, मगर आप याद रखिए क्योंकि यही शब्दावली आपको नीचे काम करेगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट धारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट धारा देखिए, जो इंपॉर्टेंट धारा में पहले में क्या है, पहले में परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, कहाँ कहाँ लागू है पर, ठीक है। तीसरे में क्या है, ठीक है, नहीं पहले में क्या दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है कि काश्तकार मतलब संक्षिप्त नाम है, प्रसार है, कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ लागू होगा, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, क ख ग घ, ठीक है। और थर्ड में दिया हुआ है परिभाषा, जो जितना भी ऊपर परिभाषा में पढ़ा है ना, ये सब थर्ड, जैसे कि धारा थर्ड में दी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि CNT एक्ट में जो सभी जो रैयत हैं उनको परिभाषित किस में किया गया, किस धारा में परिभाषित किया गया। तो आप आराम से धारा 3 टिक के मार करके आ सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, वो बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट धारा यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जिसको मैंने कलर किया ना, जिसको मैंने कलर किया, जैसे इसको कलर किया, इसको कलर किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप याद रखिए, इसकी धाराएं भी याद रखिएगा, और धाराओं के अंदर जो है ना चीज़, वो भी उससे भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ धारा 4 से। धारा 4 में क्या है, काश्तकारों की वर्ग की परिभाषा दी गई है, ठीक है। काश्तकारों की वर्ग की परिभाषा दी गई है। काश्तकार किसे कहते हैं, कि यह कोई ज़मींदार है, ज़मींदार से अगर कोई ज़मीन लेता है तो उसको काश्तकार कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, मैं ऊपर समझाया हूँ इसको, ठीक है। देखिए काश्तकार के वर्ग का, अब कितने प्रकार के काश्तकार हो सकते हैं, तो काश्तकार कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई बताइए। तो एक हो जाता है अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूट कटीदार रैयत। अधिभोगी रैयत मैं बताया हूँ आपको, जो 12 साल से पहले या 12 साल के बाद से जो किसी खेती मतलब खेत पे अगर खेती कर रहा है तो उसे बेदखली नहीं किया जाएगा, और उसे अधिभोगी रैयत कहा जाएगा, ठीक है। वो उसका अपना खेत रहेगा, वो उसका अपना खेत बन जाएगा। मैंने बताया ऊपर इसको परिभाषित किया। अनाधिभोगी रैयत क्या होता है भाई बताइए। तो अनाधिभोगी रैयत वही होता है ना, जैसे कि ये ज़मींदार हुआ, ज़मींदार किसी को बटाई के लिए दे दिया, बटाईदार मतलब वो उस पर खेती करेगा, उसको पैसा देगा, ठीक है। वो ज़मीन खेती किया, पैसा देगा, छपी अनाज देगा, तो बटाईदार को ही अनाधिभोगी रैयत कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, अपनी भूमि का अधिकार, ठीक है, उसको अपनी भूमि का अधिकार ही नहीं है, वो उस भूमि का मालिक ही नहीं है, बस वहाँ पे बटाईदार कर रहा है, खेती कर रहा है, बस खेती करके अपनी भी आजीविका चला रहा है और साथ में जमींदार को भी पैसा दे रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, अनाधिभोगी रैयत। और अधिभोगी रैयत क्या होता है, अधिभोगी रैयत में बता 12 साल से वो खेती किया है तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वो उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए आप। चलिए खूट कटीदार रैयत, खूट कटीदार रैयत तो आप समझती हैं, खूट कटीदार किसे कहा जाता है। तो जो मुंडा है, ठीक है, जो मुंडा लोग जो खेत को कोड़ कर या फिर उसे चौरस करके जो ज़मीन बनाते हैं, भूमि बनाते हैं खेती करने के लिए, उसे बोलते हैं खूट कटीदार भूमि, ठीक है। और खूट कटीदार भूमि के जो मालिक होते हैं उन्हीं को खूट कटीदार रैयत बोलते हैं, ठीक है। अब समझ गया। चलिए धारा 4 आप पूरे समझ गए। अब धारा 14 देखेंगे, 14 देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट धाराओं को देखेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे भरे हुए हैं ना धारा, तो इंपॉर्टेंट को देखेंगे हम। ज़्यादा देखेंगे तो ये अगर देखने लगे ना तो 271 धारा है, 3-4 दिन तो इसी में निपट जाएंगे, ठीक है, और याद भी नहीं होगा आपको। तो इंपॉर्टेंट को देखेंगे, ठीक है। तो धारा 14 क्या कहता है, धारा 14 क्या कहता है कि पुनर्ग्रहित ग्रहणीय भूमि, ठीक है। अब जो पुनर्ग्रहणीय भूधृति क्या है, ठीक है, वो क्या है भाई, कि अगर रैयत का किसी का वारिस नहीं हो, मतलब किसी का बेटा वटा नहीं हो रहा ना, अगर उसका बेटा वटा नहीं है, कोई रैयत है और मेरा कोई संतान नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अगर मेरा कोई संतान नहीं है तो मेरा वंश चलेगा ही नहीं, अब मैं खत्म हो जाऊँगा तो पूरा मेरा वंश खत्म हो जाएगा। वंश खत्म हो जाएगा तो अगर जो मैंने ज़मींदार से खेत लिया है, खेती करके मैं उसको जो पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर लगान दे रहा हूँ, तो उसको कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो फिर से वो ज़मीन किसके पास चला जाएगा, तो फिर से वो ज़मीन भूस्वामी के पास चला, जिसका ज़मीन उसके पास चला जाएगा, फिर वो किसी दूसरे को अलॉट कर देगा। समझ गए। अब आप समझे पुनर्ग्रहणीय भूमि किसे कहते हैं, ठीक है, पुनर्ग्रहणीय भूधृति, ठीक है। अब आप समझ गए। चलिए अब इसमें अपवाद देखिए क्या होगा, कि अगर उस पर छावनी वाली ज़मीन हो गई, ठीक है, अगर वो छावनी वाली ज़मीन हो गया, ठीक है, कौन सी ज़मीन वापस नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ कौन सी ज़मीन वापस नहीं होगी,
ठीक है, भूस्वामी को। अगर उसमें छावनी ज़मीन है, जैसे कोई मिलिट्री विलिट्री का ज़मीन आ गया, मिलिट्री विलिट्री उस पर कैंप बना लिया, तो वो ज़मीन आपको वापस नहीं होगी, जो आप दे दी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सरकार चलती आ रही है, उसमें बंस थोड़े है कि बंस खत्म हो गया, सरकार चलती आ रही है, तो छावनी वाली भूमि आपको नहीं मिलेगी। जैसे निवास गृह है, अब किसी का निवास घर बन गया है, ठीक है, अब वो खेती नहीं कर पा रहा है, ठीक है, खेती तो नहीं कर पा रहा है, आपको लगा नहीं दे पा रहा है, तो भूमि को ले सकते हो। जहाँ वो घर बनाया, उसे घर को थोड़े ना आप तहस नहस करके उसकी ज़मीन को ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर वो कोई अस्थायी भवन का निर्माण कर दिया, तो उसको आप थोड़े तोड़ ताड़ के उसकी ज़मीन को ले लीजिएगा, उतना आपको नहीं लेना है, ठीक है। चाहे चाहे वहाँ से वो नहर बन गई, चाहे नहर वहाँ से पास हो गया, चाहे पूजा स्थल हो गया, चाहे वहाँ बागीचा लग गया, शमशान घाट बन गया, या फिर सरकारी कार्यालय बन गया, खदान खुद गया, ऐसी ज़मीन कभी भी आपको वापस नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, अपवाद है ये। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी भूमि जो पुनर्ग्रहित हो सकती है और कौन सी भूमि पुनर्ग्रहित नहीं हो सकती है, तो आप याद रखिएगा। अगर आपने धारा 14 को पढ़ा हुआ है तो आप आराम से टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, धारा 14 खत्म हो गया। धारा 17 देखिए, धारा 17 क्या बोलता है। धारा 17 में क्या है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा, जो कि मैंने अनाधिभोगी रैयत पढ़ाया था ना, और अधिभोगी रैयत वही अधिभोगी रैयत है, ठीक है। अधिभोगी रैयत की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और दो तीन बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या है, तो 12 वर्ष से पहले, अगर जब से एक्ट लागू हुआ है, ठीक है, 12 वर्ष से पहले या 12 वर्ष बाद तक अगर वो खेती करता है, तो उसे उस ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। उसी को हम बंदोबस्त रैयत कहते हैं, ठीक है। आपको मैं ऊपर समझाया हूँ, आप समझ गए होंगे। देखिए 2021 में एक क्वेश्चन आया था धारा 21 के तहत, ठीक है। देखिए धारा 21 के तहत क्या है, अधिभोगी रैयत का अधिकार। जिससे अधिभोगी रैयत, जो अधिभोगी रैयत है ना, जिसके बारे में आपको बताया 12 साल खेती कर लिया तो उसको वो अधिभोगी रैयत हो गया, ठीक है। उसकी अपनी ज़मीन हो गई, तो उसका देखिए उसका अधिकार क्या है, वो अपनी ज़मीन पे क्या क्या कर सकता है, ठीक है। वो ईंटा खपड़ा का निर्माण कर सकता है, ठीक है। पेयजल के लिए ज़मीन खुदवा सकता है, कुआँ खुदवा सकता है, मछली पालन कर सकता है, बांध निर्माण कर सकता है, उद्योग लगा सकता है, ये सब चीज़ का संचालन कर सकता है अधिभोगी रैयत, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब अधिभोगी रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता, वो ये लिखा हुआ कब, धारा 22 में, बेदखली से संरक्षण प्राप्त है उसको, ठीक है। अधिभोगी रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता अगर वो 12 वर्ष तक खेती किया हुआ है तो, ठीक है। और ये जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट को आप पढ़िए, मैं जितना पढ़ाऊँगा ना उतना काफ़ी है आपको, ठीक है। चलिए, और धारा 21 का में क्या बोलता है, 21 का में क्या बोलता है कि अगर अधिभोगी रैयत, ठीक है, अब मेरे को ज़मीन तो मिल गया, ठीक है, अगर ज़मीन मिल गया, ठीक है, अगर मैं वृक्ष के फल, मतलब अपने ज़मीन में जो वृक्ष में फल फूल उत्पाद का जितना भी मैं निर्माण करता हूँ ना, उसमें मेरे को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, बताइए कितना लगान देना पड़ेगा, बताइए। तो उसमें मेरे को भूस्वामी को, जो उसका मालिक है, उसको 9/20 देना पड़ेगा, और मेरा जो हिस्सा पड़ेगा वो 11/20 पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझे, समझ गए होंगे कि अगर जो अधिभोगी रैयत है किसी ज़मीन पे, जैसे कि ये तो भाई 12 साल से किसी ज़मीन पे, वो ज़मीन पे कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इस ज़मीन पे उसको बेदखली नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पे अगर वो पेड़ लगा दिया है और पेड़ में भाई फल फ्रूट हो रहा है, तो फल फ्रूट का जितना भी हिस्सा हुआ वो कितना भाग देगा, तो 9/20 भाग किसको देगा, तो भूस्वामी को देगा, जो उसका मालिक है उस भूमि का। और अपने खुद कितना रखेगा, तो 11/20 भाग रखेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, धारा 24, ठीक है। धारा 24 में लिखा हुआ है, मतलब लगान के बारे में बाध्यता दी हुई है धारा 24। इसमें लिखा हुआ है कि सिंहभूम जिले के सरायकेला खरसावां अनुमंडल में ज़मीन पर खतियान बनाने, मतलब खलिहान बनाने और फल बागीचे लगाए जाए तो उस पर लगान भुगतान नहीं होगा, ठीक है। धारा 24 में ये लिखा हुआ है कि अगर सिंहभूम जिले में सरायकेला खरसावां जो अनुमंडल है उसमें अगर ज़मीन है, ठीक है, अगर उसमें हम खलिहान बना चुके हैं या फिर फल या बागीचा लगा चुके हैं, तो उसमें हमें लगान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। किसको, तो भूस्वामी को। भूस्वामी कौन है, ज़मींदार, उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो भाई अधिभोगी रैयत है ना, हम तो 12 वर्ष से खेती कर रहे हैं, और हमको कोई वो निकाल नहीं सकता, मगर हमें लगान तो देना पड़ेगा। क्या, लगान तो हम देते रहते हैं। अगर लगान नहीं देंगे, हमारा वंश नहीं होगा, तो ये किसको, उसको फिर से वापस हो जाएगी भूमि। क्या बोलते हैं, फिर से वापस हो जाएगी, मतलब पुनः भूतृतीय भूमि हो जाएगी, फिर से उसको वापस हो जाएगी, ठीक है। चलिए 14 आप देख लिया, ठीक है। चलिए अब धारा 33A देखेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर किसी लगान में कमी करनी हो, ठीक है, लगान में कमी करने का अधिकार किसके पास होगा, तो उपायुक्त के पास होगा। उपायुक्त के पास लगान में कमी करने का अधिकार रहेगा। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर में अगर पूछा जाए कि किसके पास अधिकार है, कौन परमिशन देगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर होगा उपायुक्त ही सभी सारे जो CNT एक्ट के अधिकतम जो फैसले है वो उपायुक्त ही लेता है, ठीक है। तो अगर आपको ना समझ में भी आए ना, फिर भी आप उपायुक्त को ही टिक करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो भुगतान की कमी का अधिकार किसको है, उपायुक्त को है। आपको धारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि लगान की में कमी कौन कर सकता है, तो उपायुक्त कर सकता है, ठीक है। और एक बार लगान में कमी कर दी गई तो, या फिर एक बार लगान फिक्स कर दिया गया, तो 15 साल तक उसको कोई बदला नहीं जाएगा, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगा उसको, ठीक है। धारा शायद 52-53 में है वो, ठीक चलिए। धारा 37, ठीक है। धारा 37 क्या बोलता है, खुदकड़ी अधिकार। खुदकड़ी भूमि तो आप समझते ही होंगे, खुदकड़ी भूमि किसे कहते हैं, जो मंडाओं के द्वारा जो भूमि
बनाई जाती है खेती करने के लिए उसको खुदकटी भूमि बोलते हैं, और इसी भूमि पर जिसका अधिकार होता है उसको खुदकटी रैयत बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं का अधिकार के बारे में चर्चा है। तो अधिकार के बारे में क्या चर्चा है कि अधिनियम के आरंभ से 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि हो तो भूमि के लगान में कोई वृद्धि नहीं होगा। मतलब आप समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे आज ये अधिनियम लागू हो गया, तो अधिनियम लागू होने के 20 वर्ष पहले से अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर कोई भी लगान की वृद्धि नहीं होगी। आप समझ गए। अगर इसमें लगान की वृद्धि होगी तो इसका आदेश कौन पारित करेगा? उपायुक्त इसका आदेश पारित करेगा। और ये जो लगान की वृद्धि है वो किससे अधिक नहीं होगी? तो अनाधिभोगी नहीं, अधिभोगी, जैसे अधिभोगी रैयत पर जो निर्धारित लगान है उससे अधिक नहीं होगी। जैसे अधिभोगी रैयत हम लोग पढ़े ना, तो उसके लगान से आपका लगान ज़्यादा नहीं होगा, अगर होगा भी तो। ऐसे तो कोई वृद्धि होने का प्रावधान नहीं है। अगर उपायुक्त की परमिशन से अगर इसमें वृद्धि हो भी जाती है तो आपसे ज़्यादा लगान नहीं वसूला जाएगा, उतना ही लगान वसूला जाएगा जितना लगान अधिभोगी रैयत देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं धारा 41। धारा 41 में क्या है? अनाधिभोगी रैयत की बेदखली। ठीक है, जैसे अनाधिभोगी रैयत मतलब वो है जैसे बटाईदार हो गए। जैसे ये मेरा खेत है, मैंने इस खेत में दे दिया कि आप हमारे खेत में खेती करिए, अपनी आजीविका चलाइए, कुछ हमें भी दीजिए, कुछ अपने पास भी रखिए। ठीक है, दोनों का काम चलता रहेगा। तो उनकी बेदखली को लेकर है इसमें। और क्या हो, अनाधिभोगी रैयत की जो बेदखली हो वो किन किन परिस्थिति में किया जा सकता है? तो कब किया जा सकता है? जब अनाधिभोगी रैयत लगान सही समय पर ना दे। और कब तक ना दे? जैसे मैंने आपको ज़मीन दिया, वो अपना लगान तो हो गया भाई, आपको लगान देना है। ठीक है, आपको लगान देना है टाइम पे, आप समय पे लगान ही नहीं दे रहे। ठीक है, आपने हमको आज ज़मीन दिया और क्या हुआ ना कि 2 साल बीत गए, आपने कोई लगान दिया ही नहीं। तो क्या कहा जाता है, तीसरे साल, अगर 2 साल में आप लगान नहीं दिए तो तीसरे साल में अगर दो साल 90 दिन, ठीक है, 2 साल 90 दिन मतलब 2 साल 3 महीने में अगर आप पिछले जो 2 सालों का लगान का भुगतान अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो भूस्वामी के द्वारा। ठीक है, तो आपको कब देना होगा कि अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ड्यू रख सकते हैं? तो बस आप याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 साल 3 महीने का ड्यू रख सकते हैं। अगर 2 साल 3 महीने में अगर हम पिछला बकाया नहीं चुकाते हैं तो हमें बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, भूमि से। ठीक है, इसका अधिकार कौन है कि किसके पास है? तो भूस्वामी के पास। भूस्वामी अगर आप लगा नहीं देंगे तो आपको निकाल देगा अपनी ज़मीन से। ठीक है, चलिए और क्या है ड्यूरेशन? मैक्सिमम कितने दिन तक? तो याद रखिए 2 साल 3 महीने। ठीक है, तो 2 साल 90 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप भूमि बर्बाद करते हैं। ठीक है, जैसे आपने तो मेरे से भूमि ले ली कि मैं इसमें खेती होती करूँगा, मगर आप वहाँ कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उसमें कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, गिट्टी उट्टी फेंक रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा वैसा काम कर रहे हैं जिससे भूमि बर्बाद हो रहा है तो उस स्थिति में हम भूमि को वापस ले देंगे और आपको बेदखल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेदखली। 2 कंडीशन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट दो धारा है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। तो ये क्या है? 43 है, जो क्या है 1 वर्ष के से अधिक या 1 वर्ष से कम समय के लिए मौखिक या लिखित। ठीक है, लिखित या मौखिक पट्टा। तो ये मैं आपको 118 जब हम 118 जब धारा पढ़ाऊंगा ना तो उसमें इसका विस्तृत है, क्योंकि ये विशेषाधिकार भूमि के तहत आता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको 118 जो धारा पढ़ाऊंगा उसमें ये पूरा विस्तृत रूप से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब धारा हम क्या करते हैं, तो 46 पढ़ते हैं। धारा 46 क्या कहता है? क्या है ना, धारा जो 46 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनटी एक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा 46 है। तो धारा 46 के आपके एक एक पॉइंट को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, तो जेपीएससी 2016 में पूछा है और जेपीएससी 2016 में दो क्वेश्चन पूछा है। धारा कितने से? तो 46 से। तो आपको पूरा ये 46 में धारा वो रट लेना है। ठीक है, बोर हो रहे क्या? हाँ, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, मगर हम एक बार पढ़िए आप, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे कैसे एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि क्या लेक्चर दे रहा है, क्या क्या धारा है, कितना धारा याद करना होगा। तो बस आप एक बार पढ़ लीजिए, और अगर मेरा नोट्स लेते हैं तो आप मेरे नोट्स को 2-3 बार देख लीजिए। आपका चैप्टर से कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बुक पढ़ने जाइएगा ना सीएनटी एक्ट का पूरी धारा है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मैं तो क्या हूँ, गिना चुना लिखा हूँ। ठीक है, अगर वहाँ जाइए तो वहाँ तो पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा। मैं खुद क्या बोल 10 दिन कन्फ्यूज रहा था ये जब नोट्स बना रहा था तो। ठीक है, तो ये तो आपको नोट्स बनाया मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 46 धारा क्या कहता है? भूगतपन। भूगतपन मतलब समझते हैं? भूगतपन मतलब गिरवी देना, गिरवी मतलब समझ रहे हैं? भूगतपन मैंने आपको बताया कि भूगतपन किसको कहते हैं। ठीक है, तो भूगतपन उसको कहते हैं जो रैयत, ठीक है, जो रैयत उधार या कर्ज लिया हो किसी से। ठीक है, अगर उधार या कर्ज ले लिया हो और अपना जो ज़मीन है वो गिरवी रख दिया हो किसी के पास। ठीक है, और जब तक वो पूरा अपना उधार और जो क्या बोलते हैं कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक उसका ज़मीन उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है भूगतपन। तो भूगतपन हम कितने समय तक रख सकते हैं? तो बस मैक्सिमम 7 साल तक रख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन दिया होगा। भूगतपन कितने समय तक रह सकता है? तो 7 साल तक, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि बिहार उड़ीसा एक्ट, ठीक है, 1935 के तहत रजिस्ट्रीकृत जमीन को 15 साल के लिए भुगतपन। ठीक है, जो बिहार उड़ीसा एक्ट में जो रजिस्ट्रीकृत कंपनी है उसको भुगतपन रखने का कितना है ड्यूरेशन? तो 15 साल है, आप याद रखिएगा। कितना साल है? 15 साल। कौन से कंपनी को है? जो कंपनी बिहार उड़ीसा एक्ट 1935 के तहत रजिस्ट्रीकृत कंपनी है। ठीक है, वही कंपनी 15 साल तक भुगतपन रख सकती है, अन्यथा कोई नहीं रख सकता।
सब जितना भी रखेंगे 7 साल तक ही रखेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थर्ड देखिए, लीज। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को दे दिया मैं कि इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख लो, लीज पे ले लो, ठीक है। और लीज का मेरे पास पैसा देते रहना, ठीक है। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का हो आप कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ आप 5 साल का कर सकते हैं। भुगत बंद आप रख सकते हैं कितने साल का, 7 साल। और जब कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो कितने साल का होगा, तो 5 साल का होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए, और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप पूरा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिए कि ये ज़मीन आपके, और 5 साल तक आप रखिए, 5 साल तक आपको जितना उपजाना है उपजाइए, जो कुछ करना है करिए, ठीक है। 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब गिरवी रखने का मतलब क्या है कि मैंने भाई मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं गिरवी रख दिया, भाई मेरा ज़मीन रख लो, कुछ पैसा दे दो, जब मैं पैसा दे दूँगा तो मेरा ज़मीन मेरे को वापस कर देना। दोनों में डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये जो 2016 में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, SC ST मतलब ST जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जैसे ST, जो ST हैं, ST को ही ज़मीन बेच सकते हैं, ठीक है। ST को ही ज़मीन ट्रांसफ़र या बेच या दान कर सकता है। और वो कब कर सकता है, तो वो थाना के अंदर ही कर सकता है, जिस थाना में दोनों, जैसे कि ये मेरे, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा थाना है, आप समझिए, थोड़ा सा बट समझिए, ये मेरा थाना है, ठीक है। और थाने में इधर एक और अनुसूचित जनजाति के परिवार का घर है, इधर भी ST परिवार के घर है, ठीक है। तो यही लोग अपनी ज़मीन का एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच, या फिर ये इसको बेचेगा, ये इसको बेचेगा, फिर ये इसको दान देगा, ये इसको दान देगा, बस किसके अंदर, तो कितना, किस लिमिट है वो, कि थाना के अंतर्गत ही कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी किसके परमिशन से, तो उपायुक्त की परमिशन से, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कि जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकती है अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत, किसको, तो अनुसूचित जनजाति को ही ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब केवल ST को ही ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब आप समझ गए। चलिए, ST को ही ट्रांसफ़र करेगा। अगर ST अगर OBC को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, के बीच मतलब बेच देगा या फिर दान देगा, तो कहाँ, तो जिले के अंदर होना चाहिए, इसका भी है। विथ परमिशन, किसके परमिशन, तो उपायुक्त के परमिशन के बिना वो अपना जो ज़मीन है वो किसी मतलब ST OBC को दे ही नहीं सकता। अगर देगा भी तो वो जो OBC होगा वो उसी ज़िले का होना चाहिए, दूसरे ज़िले का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ST को ज़मीन बेच रहा है तो वो उसी थाने का होना चाहिए। तो अगर ST OBC को ज़मीन बेच रहा है तो वो उस ज़िले का होना चाहिए। और दोनों में किसकी परमिशन रिक्वायर्ड है, तो वो है उपायुक्त की परमिशन। उपायुक्त परमिशन देगा तभी ये सब काम होगा, ठीक है। चलिए, और ये टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको धारा जो होगा ना 71 में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे आप एक बार देख लीजिए इस पॉइंट को, कि भूमि वापसी। अगर ST चाहे ना तो अपनी भूमि, अगर ST अपनी भूमि किसी को भी बेच दिया है, तो 30 वर्षों के अंदर वो अपनी भूमि को वापस ले सकता है आवेदन देकर, समझ रहे हैं। इतना इनको प्रावधान दिया गया है कि अगर ये चाहे तो 30 साल में कभी भी, 30 साल में वो कभी भी अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं आवेदन देकर, ठीक है। अगर उनको लगता है कि मेरी ज़मीन को कोई मतलब कि हड़प लिया गया है, मतलब मेरे को घाटा हो गया है, मेरा ज़मीन बहुत अच्छा था, सब मुझे मतलब क्या होता है, कोई भला फुसला कर ले लेता है ना, तो अगर 30 साल तक अगर वो चाहेंगे तो अपना ज़मीन को वापस ले सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मतलब कितने सालों के अंदर आवेदन देकर ST अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, फिर JPSC जो 16 में था, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था JPSC 16 में, बेदखली का समय आपको मैं बताया था कि 12 साल तक अगर खेती किया हुआ है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। तो वही पूछा हुआ, बेदखली का समय कितना है, तो 12 वर्ष। आप याद रखिए, बेदखली का समय 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष से कम अगर किया है तो उसको बेदखल कर सकते हैं, मगर जो 12 वर्ष तक अगर वो खेती कर चुका है तो उसको आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे है 47 क्या है भाई, न्यायालय द्वारा किसी के जोत पर आदेश या डिग्री पारित नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धारा में ये अंकित है कि राज्यपाल किसी भी जोत पर आदेश पारित नहीं कर सकता। तो आप याद रखिएगा, धारा 47, ठीक है। बस ST मतलब जो हाई कोर्ट है वो किसी भी जोत पर डिग्री पारित नहीं करेगा, ठीक है। डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप, सिविल न्यायालय का आदेश, न्यायालय का आदेश पारित नहीं करेगा। हाँ, बस वो आदेश कब पारित कर सकता है, जब आप लोन ले लिए हो, बैंक का लोन लिए हो, वसूली करना हो, उस समय वो पारित कर सकता है कि आप उसको वसूली करिए, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ लेगा उसी समय। यही सब केस में वो जो अधिकार है उनका, इस मतलब हाई कोर्ट का यही है कि वो इसमें पारित कर सकते हैं, कि आदेश पारित कर सकते हैं कि उनको पकड़िए, ये करिए, आप पैसा दीजिए, ठीक है, बैंकों के लोन वसूलना, पैसा वसूलना। लेकिन वो जोत पर वो अपना आदेश नहीं सुना सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है कितने, धारा 47 में। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, धारा 52, ठीक है। धारा 52 मैंने आपको बताया था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ा रहा था ना धारा 33 लगान में कमी, तो लगान के बारे में बुक में बोला था कि आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं 51-52 में, तो वही आ गया, ठीक है। देखिए 52 क्या है, 52 में क्या बोलता है, लगान भुगतान। तो लगान का भुगतान जो है वो कब कब किया जाएगा, तो लगान का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। एक साल में 4 किस्तों में लगान का भुगतान किया जाएगा और हर एक 3 महीने में किया जाएगा, ठीक है। अब समझ गया, एक साल के 4 बार आप लगान भुगतान करिए, हर एक 3 महीने में करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगान का भुगतान हर एक 3 माह में कितने किस्तों में होता है, तो 4 किस्तों में होता है, ठीक है। और कैसे आप लगान का भुगतान कैसे करेंगे, तो आप लगान का भुगतान माल कचहरी में या फिर मनी ऑर्डर के द्वारा ही करेंगे,
ठीक है। वो आप ये सब देके नहीं कर सकते, जैसे मैं चावल ले लो, दाल ले लो, ये सब है ना, ये सब उत्पाद बेच के आप जो है ना लगान का भुगतान नहीं कर सकते। लगान का भुगतान कहाँ होगा? माल कचहरी में होगा, और किसके द्वारा होगा? तो मनी ऑर्डर के द्वारा होगा। ये याद रखना, ये धारा 53 है, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए 54 क्या बोलता है कि अगर आपने लगान तो जमा कर दिया गया, और लगान जमा कर दिया तो आपको जो रसीद है वो निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। और आपको रसीद कौन देगा? तो भूस्वामी देगा, जिसको आप लगान जमा कर रहे हैं। जैसे कि मैं भाई भूगत बंद रैयत हूँ, मतलब जैसे कि मैं किसी से ज़मीन लिया हूँ, मैं रैयत हूँ, और मैं भाई लगान दे दिया, तो लगान दे दिया तो वो लगान मैं जो दूंगा भूस्वामी को, भूस्वामी मेरे को निःशुल्क रसीद देगा, उसके लिए मेरे से पैसा चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए अगर जो भूस्वामी है अगर रसीद नहीं देता है, तो अगर आप कंप्लेन कर देते हैं उपायुक्त के पास, तो उसको क्या होगा? उसको 1 माह की सज़ा, मतलब 1 माह की सज़ा और 100 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर रसीद ना दे, अगर अगर भूस्वामी किसी रैयत को रसीद ना दे लगान भुगतान करने पर, तो उसे कितने साल की सज़ा है? तो कितने साल की नहीं, 1 माह की सज़ा है और 100 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है। इतने आप याद रखिएगा, ठीक है। अब धारा 58 देख लीजिए। 58 देखिए कि जैसे कि हमारा लगान बकाया है, ठीक है, लगान बकाया है, तो उस पर कितना हम साधारण ब्याज जोड़ सकते हैं? तो ये है 6.25, ठीक है। 6.25% ही हम साधारण ब्याज ले सकते हैं, उससे ज़्यादा साधारण ब्याज नहीं ले सकते, ठीक है, लगान की बकाया पर, ठीक है। अब इतना इसको याद रखिए, ये जो जो 6.25 है इसको याद रखिए। अगर आपको धारा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 6.25 याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट, और यही सब क्वेश्चन है जो बन के आते हैं, ठीक है। और यही फैक्ट है, बाकी सब तो फालतू फालतू चीज़ भरा हुआ है, ठीक है। फालतू फालतू नहीं बोल रहा, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब यही है, बाकी सब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए धारा 59 देखिए। धारा 59 क्या बोलता है? लगान का बकाया। देखिए हाँ, ये देखिए, अगर आप लगान देते ही नहीं है, कब तक? तो 2 साल और 90 दिन तक अगर आप लगान नहीं देते हैं तो आपका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन आपको मालूम है। अगर लगान बकाया रहा तो धारा 59 के तहत आपको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। अब आपको समझ में आया? ठीक है। कब? जब आपका लगान बकाया रहेगा तो बेदखली, और पट्टा रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो 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 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इतने साल तक रहेंगे, भाई रद्द, हटाओ, ठीक है। किससे? धारा 59। अगर धारा याद नहीं रखते हैं तो ये सब रखिए याद, ठीक है। चलिए और धारा 62 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार लगान लग गया, ठीक है, अगर एक वजह से ये मेरी ज़मीन है, मैं बोल दिया कि इसमें मैं 3,000 लगान लूँगा, ठीक है, 3,000 रुपये लगान लूँगा मैं हर एक साल का, तो भाई एक बार अगर मैं 3,000 रुपये कर दिया हूँ तो 15 साल तक अपरिवर्तित रहेगा, मेरे को 15 साल तक 3,000 रुपये देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो क्या है, एक बार लगान लगने पर वो 15 साल तक अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो जाएगा, ठीक है। वही पैसा 15 साल तक चले, 15 साल के बाद ही बदलाव होगा, तो आप इतने याद रखेंगे, ठीक है। और धारा 63 क्या बोलता है? ठीक है, अगर जैसे भूस्वामी है, भूस्वामी का 3,000 रुपये है, जैसे ये भूस्वामी है, इसका 3,000 रुपये लगान है। अब ये क्या बोलता है कि नहीं 3,000 नहीं, मेरे को तुम 3,500 रुपये दो, ठीक है, 3,500 रुपये दो, मैं 3,000 रुपये नहीं मानूंगा, मेरा बहुत दिन से ज़मीन आप यूज़ करो, 3,500 रुपये दो। अगर वो लगान ज़्यादा वसूल करता है, निर्धारित लगान से अगर लगान ज़्यादा वसूल करता है भूस्वामी, तो उसको क्या होगा? 6 माह का जेल हो जाएगा और 500 रुपये जुर्माना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भूस्वामी ज़्यादा लगान वसूलता है तो उस स्थिति में भूस्वामी को कितने महीने की जेल हो सकती है? तो ठीक है, आप कन्फ्यूज मत हो जाएगी। 1 महीने, 1 महीने किसके लिए है? 1 महीने क्या है कि अगर आप निःशुल्क रसीद और नहीं देते हैं तब, ठीक है, अगर आप रसीद नहीं देते हैं तब 1 माह है, अगर आप लगान ज़्यादा वसूलते हैं तब क्या है? 6 माह और 500 रुपये, या फिर दोनों। ये आप दोनों में याद रखिए, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाएगा। निःशुल्क रसीद में 1 माह 100 रुपये, और लगान ज़्यादा वसूलिएगा तो 6 माह जेल और 500 रुपये, ये आप याद रखिएगा। और कितने? धारा 63, ठीक है। अब देखिए, धारा 63 मतलब 63A क्या बोलता है? जैसे बंजर भूमि है, जैसे बंजर भूमि चारों साइड में होता है, मतलब हर एक जगह हर एक गाँव में बंजर भूमि होती है, तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाती है, पट्टा पर दिया जाता है कि मैं आपको इसको दे रहा हूँ, आप 5 साल तक रखिए, इसमें खेती बाड़ी करिए, कुछ ना कुछ करिए, इसमें पट्टा पर आप ले लीजिए सस्ते दाम पर, क्योंकि बंजर जो ज़मीन होती है वो सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पट्टा पर ले लेते हैं इंसान। तो यही है कि अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती और पट्टा अगर आप ले लिए, तो अगर आप 5 साल तक अगर उस ज़मीन में खेती नहीं करते हैं तो भूस्वामी और सरकार आपकी जो पट्टा है वो स्वयं रद्द कर देगी। अगर आप 5 साल तक आप रख लिए हैं, आप ज़मीन ले लिए कि मैं इस पे पट्टा आपको मिल गया है कि नहीं, ये मेरे को दे दीजिए, मैं इसमें खेती करूँगा, ठीक है, और फिर 5 साल तक आप खेती नहीं कर रहे हैं, किसी काम का नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पट्टा है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब समझ गए? चलिए, अगर बंजर भूमि में अगर आप 5 साल अगर बंदोबस्ती लिए हुए हैं और 5 साल तक खेती नहीं कर रहे हैं तो वो पट्टा रद्द कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ गया है कि जो बंदोबस्ती मतलब बंजर भूमि बंदोबस्ती में कितने साल तक खेती ना करने पर पट्टा रद्द कर दिया जाता है? तो 5 साल अगर खेती ना करेंगे तो पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। ये जेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं किस जेपीएससी से पूछा गया है, मगर हाँ पूछा है, इतना मेरे को याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ज़्यादा धारा नहीं है, यही पेज में से जितनी धाराएं हैं बस खत्म हो जाएगा, बस इतना ही धारा याद करना है। धारा भी ज़्यादा नहीं, मतलब जो जो जिसमें मैं कलर किया हूँ उसी को आप याद करिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर फैक्ट याद रखिएगा कहाँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब धारा 64 क्या बोलता है? जैसे धारा 64 का कहना है, जैसे टाण भूमि है, जैसे मैं हूँ भाई, ये मेरा घर है और मेरे पास टाण भूमि है, ठीक है, मेरे पास टाण भूमि नहीं है, जैसे कि टाण भूमि है,
टाण भूमि में मैं क्या करता हूँ, उपायुक्त के पास जाता हूँ, बोलता हूँ ये टाण भूमि किसी काम का नहीं है, आप मेरे को दे दीजिए, मैं इसको कोड़कर इसमें खेती करूँगा, ठीक है, इसको कोड़कर भूमि बनाऊँगा। तो बोला भाई उपायुक्त परमिशन दे दिया, तो मैं आया, इसको कोड़कर खेती लायक बना दिया। जब मैं इसको कोड़कर भूमि, तो क्या बना, ये कोड़कर भूमि हो गया, ठीक है। टाण को अगर कोड़कर धान युक्त बनाया गया तो उसको क्या बोलते हैं, कोड़कर भूमि कहते हैं। और किसके परमिशन से, उपायुक्त के परमिशन से। तो क्या है कि अगर मैंने कोड़कर भूमि बना दिया तो इसमें 4 साल तक मेरे को लगान नहीं देना पड़ेगा। 4 माह नहीं बोल रहा हूँ, 4 साल तक मेरा लगान क्या रहेगा, मुफ्त रहेगा। मेरे को 4 साल तक लगान नहीं देना है, ठीक है। 5वें साल मुझे लगान देना है, ठीक है। और वो भूमि कोड़कर में परिवर्तित नहीं की जा सकती जिसमें आवास बना हुआ हो या फिर कृषि योग्य भूमि हो जिसमें बगीचा वगीचा लगा हुआ हो। ये सब भूमि कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोड़कर में वही भूमि परिवर्तित किया जा सकता है जैसे टाण हो गया, ठीक है, बंजर भूमि हो गया, यही सब भूमि को आप कोड़कर में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आवास वाली भूमि जैसे कृषि भूमि, बाग बगीचा जहाँ लगा हुआ है, वो सब भूमि को आप कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने कोड़कर भूमि बना ली है तो आपको 4 साल तक लगान मुफ्त मिलेगा। ये ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिए। ये धारा 9 में 64, धारा 66 और धारा 67A में ये सब मेंशन है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया ना, कोड़कर भूमि किसे कहते हैं। टाण में अगर कोई भूमि को कोड़ के मैदान लायक बनाया तो कोड़कर भूमि कहते हैं। उस भूमि पे 4 साल तक लगान मुफ्त है। और वो ये भूमि जैसे आवास, कृषि, बाग बगीचा, ये सब पे, ये सब भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बस इतना याद रखना। अब देखिए 71, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संशोधन हुआ था 2016 में, ठीक है। तो लेटेस्ट संशोधन हुआ है, ठीक है, क्या, शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें अभी जस्ट 2016 में संशोधन हुआ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2016 में किन किन धाराओं में संशोधन हुआ है, तो उसमें 71 भी था, ठीक है। ठीक है, संशोधन देखिए, संशोधन 2016। इसमें क्या है, इसी में है कि एसटी है, एसटी अगर अपना जो किसी को ज़मीन बेच चुका है, ठीक है, या फिर एसटी को बेचा है, चाहे ओबीसी को बेचा है, अगर वो 30 साल के अंदर अगर आवेदन देगा उपायुक्त को तो उसकी वो अपनी ज़मीन वापस मिल सकती है। उसके पास 30 साल का टाइम है, ठीक है, 30 साल का टाइम। अगर वो 30 साल में कभी भी अपने उसका मूड बदल जाए कि नहीं मुझे मेरा ज़मीन चाहिए, तो वो अपना ज़मीन ले सकता है आवेदन दे के, ठीक है। चलिए वही है। अगर सुनिए अब क्या है इसमें भी है ना, अब 71 भी देखिए, 71 भी क्या बोलता है। 71 भी ये कहता है कि यदि कपटपूर्वक, मतलब अगर मैं छल कपट से, अगर किसी छल कपट के तरीके से एसटी का ज़मीन ले लिया, ठीक है, एसटी का ज़मीन में छल कपट से लिखवा लिया, भाई लिख दे मेरा, ये ले ले, वो ले ले, वो ले, ऐसे ले ले, ठीक है। तो अगर मैं छल कपट से ज़मीन लिखवा लिया, अगर छल कपट मेरा पकड़ा गया तो मुझे क्या होगा, 3 साल का सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। कितने साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था पहला, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर अगर कि रसीद नहीं देता है तो रसीद नहीं देता है, 1 माह जुर्माना, 1 माह की जेल और 100 रुपये जुर्माना, ठीक है। अगर लगान ज़्यादा वसूलता है तो 6 माह की जेल और 500 रुपये जुर्माना, ठीक है। और अगर कपटपूर्वक, मतलब कि जाल झपेट करके ना, जैसे कपटपूर्वक अगर किसी भूमि का विक्रय कर देता है एसटी की ज़मीन को, तो उसको क्या होता है, 3 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों। अब समझ गए, तीनों का भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि अगर मैं किसी से मतलब जाल झपेट करके उसका ज़मीन लिखवा लिया एसटी का ज़मीन, तो मुझे 3 साल का जेल और 1000 रुपये जुर्माना, ठीक है। चलिए, और देखिए 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये सब कहाँ से लाया गया, ये सब जो कानून है ना, ये सब कानून है जो SAR कानून है, वो कहाँ से लाया गया है, तो बिहार अनुसूची कानून द्वारा लिया गया है। ये सब है ना, ये जो पूरे प्रावधान है ये कहाँ से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, तो बिहार अनुसूची कानून द्वारा लाया गया है, ठीक है। आप इसको याद रखिए क्योंकि ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब 80 क्या बोलता है, धारा 80 देखिए। धारा 80 क्या है, सर्वेक्षण का अधिकार और अभिलेख तैयार करने का अधिकार किसके पास होगा, तो राजस्व अधिकारी के पास होगा, ठीक है। किसी भी भूमि का सर्वेक्षण करना और उस भूमि के मौजावार तरीके से अभिलेख तैयार करने का अधिकार किसके पास है, तो राजस्व अधिकारी के पास है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, तो 2021 में, 2021 में लेटेस्ट JPSC में क्वेश्चन सर्वे ये पूछा गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा, सर्वेक्षण करने का अधिकार, अभिलेख तैयार करने का अधिकार और सर्वे करने का अधिकार किसके पास है, तो राजस्व अधिकारी के पास, ठीक है। और राजस्व अधिकारी अगर एक बार सर्वे कर लिया है तो वह पुनः निरीक्षण 12 माह के अंदर कर सकता है, ठीक है। 12 माह के अंदर पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। जो जैसे अभिलेख तैयार किया, सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, अगर वो संतुष्टि नहीं है तो 12 महीने के अंदर फिर से सर्वेक्षण कर सकता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, ये सब करने का मतलब सर्वेक्षण करना, अभिलेख तैयार करना, सर्वे करने का अधिकार राजस्व अधिकारी, ठीक है। चलिए क्या है, धारा 82 क्या है कि ये जो धारा 82 है उसमें क्या है, जो जल विवाद है, ठीक है, जल सर्वेक्षण विवाद है उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा, जल सर्वेक्षण विवाद का निपटारा किस धारा से किया जाएगा, तो 82, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए धारा 118, ठीक है, मैं बोला था ना विशेषाधिकार भूमि बढ़ाऊंगा। चलिए धारा 118 देखिए, धारा 118 है वो विशेषाधिकार भूमि से रिलेटेड है, ठीक है। विशेषाधिकार भूमि देखिए किसको कहते हैं, जैसे वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण रहता है, जैसे ट्रैक्टर, हल, बैल, ओल। जैसे मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, मेरे यहाँ ज़मीन है, इसमें मैं अपना ट्रैक्टर, हल, ओल सब रखता हूँ, तो ये मेरा विशेषाधिकार युक्त भूमि है, ठीक है। विशेषाधिकार युक्त भूमि को मैं 1 साल या 1 साल से कम के लिए किसी को भी लिखित या मौखिक पट्टे पर दे सकता हूँ,
या मैं मुँह से भी बोल के दे सकता हूँ कि भाई रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक कुछ जो करना है कर, ठीक है, ये मेरे पास अधिकार है। मैं लिखित भी दे सकता हूँ उसको पट्टे पे 1 साल के लिए, या फिर मौखिक भी दे सकता हूँ। कौन सी ज़मीन को? तो विशेषाधिकार युक्त ज़मीन। विशेषाधिकार युक्त ज़मीन कौन सा होता है? जिसमें मैं अपने उपकरण को रखता हूँ, जैसे ट्रैक्टर बैल रख रहा हूँ, ठीक है, या फिर मेरे जो सेवक रह रहे हैं जिस ज़मीन पे, जैसे मेरे खेती करने वाले जो सेवक हैं, लेबर लोग हैं, वो ज़मीन पर रह रहे हैं, वो सब मेरा ज़मीन है, विशेषाधिकार युक्त ज़मीन है। उस ज़मीन को मैं क्या करूँगा, 1 साल या 1 साल से कम मौखिक या लिखित पट्टे पर किसी को भी दे सकता हूँ काम करने के लिए, ठीक है, वो मेरे पास अधिकार रहेगा, ठीक है, आप समझ गए। और क्या है कि वह भूमि, देखिए इसमें भी अपवाद है, वह भूमि जो रांची, धनबाद, सिंहभूम, ईचागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर वनमंडल में जीरात के रूप में दर्ज है, ठीक है, वह भूमि भी इसमें शामिल होगा जो रांची, धनबाद, सिंहभूम, इच्छागढ़ और चांडिल थाना को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल के जीरात के रूप में दर्ज है, वो भी विशेषाधिकार युक्त भूमि की सूची में आता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। बस ये यदि याद रखिएगा, ये जो नाम है ना सब, रांची, धनबाद, सिंहभूम, इच्छागढ़, चांडिल, ठीक है, ये सब थानों को छोड़कर जितनी भी ज़मीनें हैं जो छोटा नागपुर प्रमंडल के जीरात में दर्ज है, वो सब विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में आती है, ठीक है, इतना आप याद रखिए। चलिए, परिसीमन क्या है भाई? परिसीमा धारा 230, धारा याद करिए, चलिए परिसीमा याद करिए, धारा 17, ठीक है। इसमें क्या वाद, अपील और आवेदन से संबंधित है, इसे हमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसमें क्या है ना कि कब हम क्या वाद है, कब अपील कर सकते हैं, कितने समय में अपील करना है, आवेदन किसको देना है, कितने समय में आवेदन पारित होगा, क्या करना है, ये सब का जो चर्चा है वो कहाँ है? धारा 230 में, परिसीमा इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए धारा 240 बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा जो 240 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है इसमें, जो मुंडारी खुद का दीदार है ना, उनके अंतरण का प्रतिबंध है, ठीक है, और इन पर न्यायालय भी जो आदेश पारित नहीं कर सकता। बस अब इतना याद रखिएगा कि धारा 240 क्या बोलता है कि मुंडारी खुद कटीदार काश्तकारों के अंतरण का प्रतिबंध, ठीक है, अंतरण पर प्रतिबंध है और इसमें न्यायालय कोई भी फैसला नहीं ले सकता, ठीक है, हाई कोर्ट। बस 240, ठीक है। चलिए अब 200, चलिए ये मैं भूल गया था तो मैं लास्ट में इसको लिखा था, धारा 160 देख लीजिए। धारा 160 क्या बोलता है? व्यक्तिगत उपस्थिति से महिला को छूट, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जैसे जो महिला है वो पुरानी रूढ़ी परंपरा से संबंधित है और उसके जैसे उसके क्षेत्र में या फिर वो जहाँ रहती है वहाँ उसको कोर्ट जाना अनुमति नहीं देता, मतलब वहाँ का जो समाज है उसको कोर्ट जाने की अनुमति नहीं देता है। तो उस स्थिति में कोर्ट उसको नहीं बुलाएगा, कोर्ट उसको ये नहीं बोलेगा कि आप आ जाइए हमारे पास, वो कोर्ट उसको छूट देगा। अगर वो कोर्ट में शामिल नहीं भी होगी फिर भी उसका फैसला सुनाया जाएगा। बस इतना याद रखिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला है 66वां संविधान संशोधन 1990, ठीक है। तो संविधान संशोधन से आते हैं क्वेश्चन कि एशियन एक्ट में कितने संशोधन किए गए, कब किए गए, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। पिछले साल बने हुए थे क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है उसको देख लेंगे हम, ठीक है, एशियन एक्ट में। तो देखिए पहला से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, ठीक है, जिसके तहत नवी अनुसूची में कुछ धाराओं को जोड़ा गया। तो वो धाराएं कौन थी? तो 46, 47, 48, 48-71 ए बी और 240, 241, 242, ठीक है। इन सभी धाराओं को नवी अनुसूची में 66वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। और ये संविधान संशोधन करने का मूल सार ये था कि न्यायालय सेंटी एक्ट में शामिल जमीनों के खरीद और विक्रय पे कोई भी निर्णय नहीं दे सकती है, ठीक है। खरीद विक्रय पर कोई हस्तक्षेप न्यायालय का नहीं होगा, ठीक है। इसका मूल सार यही था, इसी कारण इसमें संशोधन किए गए थे, ठीक है। और यही कहा गया कि न्यायालय जो सीएनटी एक्ट में शामिल जमीनें हैं उनके क्रय विक्रय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब समझ गए। अब जो लेटेस्ट संशोधन देखते हैं, लेटेस्ट संशोधन कब हुआ था? 2016 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए 3 धाराओं में संशोधन हुआ था, 49, 71 और 21। चलिए हम आराम से समझ लेते हैं। चलिए 49 में क्या था? 49 में क्या, जो झारखंड सरकार था उनके पास बस 2 ही अधिकार थे कि वो सीएनटी एक्ट की ज़मीनों में उद्योग निर्माण कर सकते थे और खनन कर सकते थे। तो जो 2016 में संशोधन हुआ उसमें और इंक्लूड कर दिया गया कि सीएनटी एक्ट की ज़मीन को सरकार रेल बिछाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए और बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पार करने के लिए भी ले सकती है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे हमारे झारखंड की इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलता है, ठीक है। अगर हमारे झारखंड का विकास करना है तो थोड़ा सा ढील देना पड़ेगा, ठीक है, सीएनटी एक्ट में जो एक्ट है, ठीक है। तो उसी के तहत रेल बिछाने का, कॉलेज बनाने का और बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको पार करने के लिए, ठीक है, झारखंड सरकार अब सीएनटी एक्ट की ज़मीन में हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए धारा 71 क्या बोलता है। 71 का में लिखा हुआ है कि जो SAR मतलब होता है शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड, ठीक है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड। तो शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड के में अब केवल जो ज़मीन से जुड़े मामले हैं, ज़मीन वापसी के जुड़े मामले हैं, उन्हीं की सुनवाई होगी, अन्यथा किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे ना, कंपनसेशन करने के लिए चले जाते थे कि मेरा ज़मीन वहाँ गया है और मेरे को कंपनसेशन सरकार नहीं दे रही है, मुझे कंपनसेशन दीजिए। तो इसमें कहा गया साफ तौर पर कि जो शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड है उसमें बस ज़मीन वापसी का ही केस लड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब 71 समझ गया, अब 21 समझिए। 21 धारा 21 में क्या कहा गया कि जमीन मालिक अपनी ज़मीन का जो प्रकृति है वो बदल सकता है। पहले क्या था ना
कि जैसे कि ये अगर खेती के लिए ज़मीन है, कृषि के लिए ज़मीन है, तो इसमें बस कृषि ही हो सकता था। अगर अगर वहाँ का मतलब जो भूमि मालिक है, अगर इसमें घर बनाना चाहे ना, तो नहीं बना सकता था। अपनी विशेषाधिकार भूमि में ही वो घर बना सकता था। बाकी जो जो ज़मीन खेती के लिए बनाई गई थी उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब घर और नहीं बना सकता था। ठीक है, तो इसमें इसमें बदलाव किया गया और इसमें कहा गया कि ज़मीन मालिक अपनी मर्ज़ी से मतलब ज़मीन की प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है, तो वो बदल देगा। जैसे कि अगर उसको अपना ज़मीन पे दुकान बनाना हुआ, दुकान बना लेगा। जैसे मकान बनाना हुआ, अन्य व्यवसाय स्टार्ट करना हुआ, तो अब आराम से वो अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही है धारा 21। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, तो ये आज खत्म हो गया हमारा सीएनटी एक्ट। कल हम मिलेंगे आपको एसपीटी एक्ट के साथ। ठीक है, एसपीटी एक्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू भी कर लेंगे। और चलिए, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स लेना चाहते हैं या फिर सीएनटी एक्ट और जो एसपीटी एक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर रही नोट्स लेने की बात, तो आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे इस नंबर पे आप एसएमएस करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, एसपीटी सीएनटी एक्ट का जो रेट है वो है 30 रुपये, और जो विथ एमसीक्यू लीजिएगा तो 40। ठीक है, चलिए चलिए, अब कल मिलते हैं हम। ठीक है, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।